प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 काव्य खंड, जिसमें हम लोग आज रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या लिखते हैं कवि जी। इस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म, जो हम आगे बताएंगे ही। पहले इसके पाठ परिचय को समझते हैं, हर एक बात को आपको बताया जाएगा। कहता है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। मतलब आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय, जो कहाँ पड़ता है, ये बिहार के क्षेत्र में पड़ते हैं ना। और इनका जो निधन मतलब इनका जो मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को। कब? 24 अप्रैल 1974। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एग्जाम में भी उससे अच्छा है। इस ईस्वी में उनकी माता का मनरूप देवी, इनके मम्मी के नाम कौन सी था? मनरूप देवी था। और इनके पिताजी का नाम जो है रवि सिंह था। मतलब ये क्षत्रिय कुल के थे नहीं था। दिनकर जी के प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मतलब सब इंसान के लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका गांव में शिक्षा होता है, पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल जाते हैं जीवन में। उसके आसपास हुई 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, और मैट्रिक के कहाँ से पास किए थे? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मैट्रिक कब किए? 1932 में। इसमें पटना कॉलेज से बीए से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। मतलब ये इन्होंने इसका ऑनर्स पेपर क्या था? इतिहास था। वे एच ई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक। अच्छा, इसके बाद जब ये ऑनर्स पास किए होंगे तो उसके बाद ये कौन स्कूल? ये एच.ई. स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक जनसंपर्क विभाग में, जब से रजिस्ट्री और सब डायरेक्टर बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर भी हो चुके। वाह, ये प्रोफेसर के पद पे चले गए, कितनी गौरव की बात है भाई, हर इंसान को। एवं लगभग विश्वविद्यालय में वो कुलपति के पद पर भी रहे। इस प्रोफेसर का पद को देखिए कितना शानदार पद है। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही सार्थक गद्यकार भी थे। मतलब ये एक बहुत कवि के बड़े, बहुत महान कवि के नाम से भी जाने जाते थे। और ये कोई कोई गद्य कहानियां भी जो है ये लिखा करते थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देता है। मतलब ये कोई बात ऐसे बोलते हैं, मतलब नहीं कहते मुहावरा, एक छोटा सा लाइन बोलते हैं। जैसे एगो एग्जाम्पल देते हैं, आंख मारना तो ध्यान देना। ये क्या हो गया? छोटी सी बात है, लेकिन उसका अर्थ कितना बहुत बड़ा निकलता है। उसी तरह कहते हैं कवि जी। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी जो है इनका लिखा हुआ कहानी था। हारे के हरिनाम आदि काव्य कृति एवं मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर भी इन्होंने इसमें लिखे हैं। संस्कृत के 4 अध्याय काव्य की भूमि, वट, पीपल, वृक्ष शुद्ध कविता के खोज के बारे में जो है ये कवि कहते दिनकर की डायरी। और ये डायरी कहने का मतलब इस बात का है कि इन्होंने कुछ मुख्य बात ऐसे लिखे जिसमें किसी का योगदान न रहा हो। इन्होंने अपने मानसिक शक्ति के बल से उन बातों को लिखे हैं जो सबको वह दिमाग को ये हिला देने वाली बात इसमें लिखी रही होगी नहीं। यदि गद्य कृति दिनकर जी के संस्कृत के 4 अध्याय में साहित्य में अकादमी, उर्वशी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वाह, ये कितने महान कवि रहे होंगे। कल्पना कीजिए, जिंदगी में करना है तो कुछ ऐसा कर कि जमाना कहे कि तुमसे नहीं होता था, और आज तुमने वो करके दिखा दिया कि आज सब लोग कहते हैं कि वाह, शायद ऐसा ही सब इंसान को होना चाहिए। नहीं, वे राज्यसभा के संसद में भी रहे थे। कहते दिनकर जी उत्तर छायावादी कवि, प्रमुख कवि थे। छायावादी का मतलब हुआ किसी चीज के बारे में देखकर कोई चीज की कल्पना करके एक बहुत अच्छा सा लाइन बना देना कि सबको दिल को जो है
छू जा सके। वे भारतेंदु के प्रवाहन एवं राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। आधुनिक मतलब आज वर्तमान समय में जिस तरह के कवि की आवश्यकता है उस तरह के ये थे। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी। 30 के दशक कहने का मतलब क्या हुआ, ये 30 वर्ष की उम्र में जब ये आ गए तो जो है उस समय में इन्होंने कविता लिखने, किंतु अपनी संवेदना और भाववेश से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि और के रूप में पहचाने गए। उन्होंने प्रबंधन, मुक्ति गीत एवं प्रवृत्ति, काव्य, नाटक अनेक काव्य शैलियों के सफलतापूर्वक उत्कृष्ट चयन प्रस्तुत की है। हाँ ठीक है। प्रबंधन काव्य के क्षेत्र में छायावाद के कवि काव्यों की उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट मतलब महानता के श्रेणी में इनको रखा गया। और कहना है ना कि इतना अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी भी फील्ड में इतना आगे निकल जाए कि आगे वाला के लिए हम एक मिसाल बन जा सके कि कोई कहे कि नहीं ये जिस फील्ड में था लेकिन उसमें ये इतना आगे निकल गया कि आगे वाला मेरे नामों का एग्जाम्पल दे दे। तो यही जिंदगी का रूल भी कहते हैं कवि। भारत के पश्चात साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा ही गहरी चेतना और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक प्रशिक्षण बोध है। कहता बोध का मतलब होता है उससे अवगत कराते हैं, रूबरू कराने की बातें कहे गए हैं। कवि का कहना है जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। कहते हैं राष्ट्र कवि दिनकर के प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत के जनतंत्र के उदय का जय घोष करता है। वाह, जनतंत्र का मतलब होता है, जन मतलब लोग होता है, तंत्र मतलब जिस राज्य में रहते हैं। जब मिलता है जनतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, मतलब लोकतंत्र। क्या चीज? लोकतंत्र के देश विदेशी प्रधानताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और भारत में जनतंत्र की प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों से कवि में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ करने का मतलब हुआ कि उस पर वह अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करता है कि अभी तक हम दूसरों के जाल में जकड़े हुए थे लेकिन आज हमें वो ताकत मिल गया कि हम वो करना चाहता हूँ कि जिससे मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ था मैं उन सारी कठिनाइयों को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि इस कविता के ऐतिहासिक महत्व देते हुए क्या लिखे हैं कवि, पढ़ते हैं थोड़ा। कहते हैं जनतंत्र का जन्म। जन मतलब होता है लोग, तंत्र मतलब होता है राज, मतलब लोगों का राज मतलब लोक तंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता के द्वारा जनता के हित में किया गया शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। कवि कहते हैं सदियों की ठंडी भूगी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। और कहते दो रात समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या कहते हैं कवि, समझिएगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। ठंडियों की संधि कहने का मतलब होता है जैसे ठंडा के मौसम में कोई व्यक्ति थोड़ा मसुआ जाता है, मसुआ लिखे नहीं होता है, कहते हैं हम किसी बात को अति करने लगते हैं और हम अपने आप को इनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम जब गर्मी के मौसम या किसी क्रिया को करते हैं तो लगातार हमारे शरीर में एनर्जी का क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। कहते हैं मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। और कहते हैं क्या चीज कि जैसे कोई व्यक्ति राजा होते हैं हमारे क्षेत्र में, वो कहते हैं ये हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन नहीं, हमको लगता है कि गलती कह रहे हैं, लेकिन क्या करे, अधिकार उसको मिला है तब बोलेगा कौन, हम बोलेंगे। जब हमें अधिकार रहेगा तभी ना हम बोल पाएंगे। तो वही कहते हैं दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनूं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल करता है कि इसके जगह हम रहते तो इसी काम को कितना अच्छा से कर जाते, ये कुकुर बिलाई से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं उससे अच्छा है कि ये कितना जल्दी हटता कि इस पद को हम संभालते और इस पर हम अपना कार्य कितना अच्छा से हम निर्वहन करते थे। जनता मतलब लोग कहते हैं कि हाँ मिट्टी के अबोध मूर्त हो, ऐसे नहीं मतलब मिट्टी के मूर्त के उसको जहाँ हम रख देंगे वो उसी तरह रह जाएगा, लेकिन इससे अच्छा है कि मिट्टी का मूर्त ही है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं जारे पाल की कसरत सदा सहने वाली, और वह कितना कष्ट को सहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है। और कहते कि तोरा कुछ हो रहा था, डरे, कहता कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पता है वो इतना कष्ट भीतरे भीतरे तरफ तरफ कर वो जी रहा है। कहते इस जगह पर हम होते तो कितना अच्छा सी कार्य को
कर पाते। जब अंग-अंग में लगे साँप को चूस रहे, तभी न कभी मुँह खोल के दर्द कहने वाले। जिससे जब कोई व्यक्ति को साँप काट लेता है, साँप काटने के बाद उसका गला घेर जाता है और कुछ चाहता है वो बोलने के लिए, बस वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके गला से आवाज़ नहीं निकल पाता है। वही बात है कि हम किसी के अधिकार में रहने के बाद कितना दर्द होता है, उसके बावजूद भी हम उसको अपने दर्दों को बयान नहीं कर पाएँगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है कि कुछ बोलेंगे तो मारे पीटेगा हमको। जनता, लोग कहते हैं हाँ, लंबी-लंबी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़े वेदना सहती है, सच में। और जब कोई व्यक्ति जब इलेक्शन के समय आता है तो वो आपसे इतना बड़ा-बड़ा वादा कर लेता है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एक वक़्त आता है तो कहता अच्छा तो उस समय था, अब तो गया उस कहानी समय को कर। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न, गुट जनता इस पर क्या कहती है? कहते का मतलब हुआ कि जनमत क्या है प्रश्न, गुट जनता इस पर क्या कहती है? जनमत मतलब जनता कुछ कहने की कोशिश भी करता है तो कहता उसका तो काम है कहना। अरे कहना काम है, उस दिन को तुम याद करो जिस दिन तुम हमारे दरवाजे पर आया था, कहता कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर तुम अगले 5 वर्षों के बाद तुम कहाँ, फिर तो हमारे द्वार पे आओगे, तो उस समय तुमको तो हम लात से लतियाइए देंगे हम। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहे तभी उतर साज लो दोनों में। और क्या जनता इतना मूर्ख है कि जब ये कुछ समय जब लगता है कि इलेक्शन के समय आने वाला है, कुछ दिन पहले उसको ऐसा प्रलोभन दे दिया जाता है, कहता अब आदमी सुधर गेले। अरे कुकुर के जो है आदतवा रहे से वो आदत छूटे के चीज है। अथवा कोई दुधमुंह है जिसे बहलाने के जनमंत्र सीमित हो चार खिलौनों में। और हम उसको क्या करते हैं, कुछ ऐसा चीज का प्रलोभन दे देते हैं कि वो व्यक्ति उसी में मग्न हो जाता है और मैं अपने उन सारी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं जिससे हमारे समाज में होना चाहिए। अच्छे विद्यालय होनी चाहिए, नल होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यक्ति जो है हमारे लिए नहीं करता है और उनके हम कुछ पैसों में हम क्या हो जाते हैं, भग जाते हैं। लेकिन होता भूडोल भंडार उठते हैं जनता जब कोपाकुल को ब्रिजकुट चढ़ाती हैं, दोहरा समय के रथ के घर घर ना सुनाते हैं। लेकिन व्यक्ति के दिमाग में एक बात आता है कि व्यक्ति इतना दिन में कुछ नहीं किया, आज के दिन में इतना प्रलोभन कर सबके दिल को वो मोह लेता है, वो दिल को अटैच कर जाता है कि ना, अब ये आदमी लगता है कि सुधर गया। फिर जब वही उसका जीत हो गया, तुम कौन है, हम कौन है, तुम कहाँ, हम कहाँ, कोई नहीं चिंता है किसी को। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, कहता है कि अच्छा तुमको बताएंगे हम, तुम इस पद को त्याग करो। लेकिन उसी में कोई दूसरा व्यक्ति कहता है इसका आदत हम छुड़ाने वाले हैं। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की राह समय के ताब कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाती है। अगर सब लोगों में एकता का जुट हो जाए, सबों का विचार एक हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, इस तरह के विचार करना यदि मुझे आ जाए तो समझ लीजिए कि मैं अपने जीवन में तरक्की की ओर चल रहा हूँ। अब मुझे खुद अपनी ज़िंदगी के निर्णय करने की कोशिश ना हो। जब तक हमारे जीवन का निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति करता रहेगा, क्या हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएँगे। सफल होना है तो अपना जीवन के निर्णय खुद ही करने की कोशिश कीजिए। इससे आप कम समय में अधिक से अधिक सफल हो सकते हैं। ना तो आगे वाला कहता कि क तो बोलो क, ना तो मार थप्पड़ कनपट्टी फुला दे। कहते शब्दों अशब्दों में सहस्त्र साध का अंधकार बीता गवाचे अंबर के दहकते जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरत तिमिर का वक्ष उमर आते हैं। लेकिन देख दिल में हमारे एक अजीब सा उमर आता है, ऐसा जोश आता है, लगता है कि हम इस जगह पर होते तो हम ये करते वो करते। लेकिन उस कुकर के वजह से हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं और अपने आप को हम संभल कर रहने की कोशिश कर लेते हैं। सब विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा, 30 कोटि कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक राज आज राजा का नहीं प्रजा का है, 30 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। और राजा जब वो जनता कहते हैं कि अच्छा सब दिन तो तुम हमारे देश पे राज किया, आज तो हमारी बारी आ गई, आज हम जो कहेंगे तुमको वो करना होगा, नहीं करेगा तो तुम सोचो, और मैं तो अपना सोच ही रहा हूँ ना, ठीक है। तो कहते हैं आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राजप्रसाद के तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेत और खलिहानों में। मतलब हमारे भारतीय किसान भाइयों के बारे में कहा जा रहा है
कि हम मंदिर में जाकर कहते या भगवान हमें अच्छे फसल दे देना। अरे मूर्ख, उन किसानों से पूछो जो दिन भर परिश्रम करने के बाद वो अपने खेतों में एक अच्छे फसल उगाते हैं और तुम उन्हें सम्मान नहीं देते हो। वो अपने खेतों में बड़े-बड़े मिट्टी के चक्करों को उन्होंने तोड़-तोड़ कर एक छोटा-छोटा बना देते हैं ताकि उसमें एक अच्छा फसल लग सके, और तुम कहते हो कि हमने देवता मंदिर में मिलेगा। उन देवता को पूजा करो जिन्होंने इस जग को तुम्हें दिखाया है। कहता फारवे हल राजदंड बनने को है, दूसरा सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब सब दिन तूने अधिकार किया, अब यह मैं उस पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे उतना दिनों से देखते रहा, मौका देते देते आज मुझे पता चला कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आज हम मुझे खुद उस पद को संभालना होगा, और मैं ये सीख देना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोगों में जागरूकता फैले और लोग कहे कि नहीं हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।